नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से अपना पाला बदल के लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई है और बिहार के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इंडियन पॉलिटिक्स में आया राम गया राम ये स्लोगन काफ़ी बार बोला जा रहा है। भारतीय राजनीति में ये स्लोगन काफ़ी पुराना है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आया राम गया राम ये स्लोगन आया कहाँ से, इसी की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाने पड़ा, एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या और समय के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ऑफिस साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए दोस्तों समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 1967 में हरियाणा के एमएलए हुआ करते थे गयालाल, ये हैं गयालाल। इन्होंने 15 दिन में 3 बार अपने पॉलिटिकल पार्टी बदली थी। सबसे पहले कांग्रेस से जनता पार्टी, फिर जनता पार्टी से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से फिर जनता पार्टी। तो इनके नाम से स्लोगन आया था आया राम गया राम। अभी गया जो है वो आ गया, फिर वो चला गया, आया राम गया राम। तो ये स्लोगन यहाँ पे हरियाणा के एमएलए थे गयालाल, उनके लिए यूज़ किया गया था और फिर इंडियन पॉलिटिक्स में धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर फ्रेज बनता गया। आया राम गया राम जो है इसको उन लेजिस्लेचर्स के लिए यूज़ किया जाता है, या आया राम गया राम ये जो स्लोगन है ये उन लेजिस्लेचर्स को, उन एमएलएस को या एमपीज़ को रेफ़र करता है जो फ्रीक्वेंटली काफ़ी जल्दी अपने जो पॉलिटिकल एलिजेंस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको चेंज करते रहते हैं और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जंप करते रहते हैं। इसे हम राजनीति की भाषा में पॉलिटिकल डिफेक्शन भी बोलते हैं। अब एमएलएस के द्वारा या एमपीज़ के द्वारा जो पॉलिटिकल डिफेक्शन या फिर पॉलिटिकल एलिजेंस की जो शिफ्टिंग है, इसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो डिफेक्शन होती है किसी भी लेजिस्लेटर के द्वारा, एमएलए या एमपी के द्वारा, ये जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है उसको थ्रेटन करती है, ये गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है उसे वीक करती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो गिर ही जाती है, सरकार गिर ही जाती है। तो सरकार तक गिराई जा सकती है पॉलिटिकल डिफेक्शन की वजह से। और ये जो फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन है, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में, ये काफ़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में होता है। ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, भारत में भी होता है और दुनिया की और भी बहुत सी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, और जो फ्लोर क्रॉसिंग है, राजनीति की भाषा में इसको फ्लोर क्रॉसिंग भी बोलते हैं, तो इसको टैकल करने के लिए यहाँ पे हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने लेजिस्लेटिव रूट को अडॉप्ट किया और हमारे संविधान को अमेंड किया। तो यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट आई 1985 में, 10th शेड्यूल ऐड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है कि 52nd अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी? 1985 में। और इस 52nd अमेंडमेंट के तहत हमारे भारतीय संविधान में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। अब इस शेड्यूल में प्रोसेस बताई है और ग्राउंड्स बताए हैं डिफेक्शन के, कि कोई भी लेजिस्लेचर किन ग्राउंड्स पे डिफेक्शन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दिस लेजिस्लेटिव बॉडीज़, कि चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, अगर एक बार उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो फिर वो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का हिस्सा नहीं रहेगा। और जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वो फिर इलेक्शंस में उसी सीट पे, उसी पॉलिटिकल पार्टी से, उसी हाउस में दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता और दोबारा वो लेजिस्लेटर नहीं बन सकता है। लेकिन ये उसी हाउस की बात हो रही है, मतलब जब तक सरकार गिरेगी नहीं, फिर से चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये व्यक्ति दोबारा जो है वो उसी सेम हाउस के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है और लेजिस्लेचर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए या किसी की पार्टी है और वो किसी और पार्टी के साथ मर्ज करना चाहता है, तो ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आप चाहें मर्ज करना अपनी पार्टी को तो आप मर्ज कर सकते हैं और आपके ऊपर जो डिफेक्शन की पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। लेकिन अब देखो, पार्टी को मर्ज करने की बात हो रही है और पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती है। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नेता होते हैं, मतलब उसका एक मेन लीडर तो एक ही होगा। जैसे बीजेपी में मोदी हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल हैं, तो पार्टी का मेन नेता तो एक ही होगा, लेकिन बाकी छोटे छोटे और भी नेता होंगे। तो क्या उन नेताओं का कोई हैसे नहीं होगा, उनका कोई हाँ ना, उनकी जो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैटर नहीं करेगा? तो देखो बिल्कुल करेगा। यही कारण है कि 1985 में जब डिफेक्शन की बात हुई तो वहाँ पे ये था कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, उनमें से 1/3, 1/3 जो हैं उनकी हाँ होनी चाहिए, तभी जाके मर्जर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स पार्टी ने वाई पार्टी के साथ अपना मर्जर कराना है, तो एक्स पार्टी में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका कितना 1/3, 1/3 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अगर हाँ कहेंगे तब जाके एक्स पार्टी वाई पार्टी में सम्मिलित होगी, ज्वाइन होगी, एक्स पार्टी का वाई पार्टी में मर्जर होगा।
लेकिन अब ये 1/3 वाली बात जो थी ये 1985 के एक्ट में थी। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 2003 में और तब इसे बदल दिया जाता है। तो पहले जब 1/3 थे अब वो 2/3 मेंबर हो गए। तो जो 2/3 मेंबर हैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के, अगर वो हाँ करते हैं तब जाके वो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो सकती है। अगर 2/3 मना करते हैं तो फिर वो मर्जर नहीं होगा। अब देखिए ये जो डिसीजन है, ये जो सवाल है डिस्क्वालिफिकेशन का ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कि किसी एक्स व्यक्ति ने डिफेक्शन करी और हम चाहते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब हम तो चाहते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है? तो वो चेयरमैन या स्पीकर लेता है हाउस का। तो हाउस का जो चेयरमैन है, जैसे राज्यसभा में, या फिर जो स्पीकर है आपके पास विधानसभाओं में या लोकसभा में, वो डिसीजन लेगा कि कोई भी व्यक्ति को डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पे एक और बात है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ये सब्जेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू के लिए। माने कि कोई व्यक्ति एक्स है, इसको मान लो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन अगर इसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय में जा सकता है और जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत बड़ी पावर है जुडिशरी के पास कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि अगर उसको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो जुडिशरी वहाँ पे अपना रिव्यू कर सकती है। अब बात करते हैं कि डिफेक्शन के ग्राउंड्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले आता है वॉलंटरी गिव अप। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से। तो जो इलेक्टेड मेंबर है वो अपनी मर्जी से अपनी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की उसको त्याग देता है, तो ये वॉलंटरी गिव अप हो गया। फिर होता है वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कि उसने अपना कोई ऐसा वोट दे दिया या फिर उसने अपने वोट देने से मना कर दिया किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ने उसको डायरेक्शन दी थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पार्लियामेंट होती है उनमें विप्स होते हैं। तो इस विप में क्या होता है, पहले बता दिया जाता है कि आपने कहाँ वोट देना है, कहाँ वोट नहीं देना है। तो इस प्रकार की अपनी पार्टी की अपने अंदर मीटिंग्स होती हैं और फिर डिसीजन होता है कि कोई भी एक, मान लो बिल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो हमने उसका समर्थन करना है कि विरोध करना है। अब मान लो पार्टी ने बोला है कि समर्थन करना है, लेकिन बंदा आगे से विरोध कराता है, या पार्टी ने बोला है विरोध करना है और बंदा आगे समर्थन कराता है, तो ये जो है ये वायलेशन होगी इंस्ट्रक्शन की जो उसकी पार्टी ने उसे दिए हैं। उसके ऊपर डिफेक्शन जो है वो लग सकती है। तो ये है दोस्तों एंटी डिफेक्शन। हमने इसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे और हमने देखा कि भारतीय राजनीति में आया राम और गया राम ये कब से स्टार्ट हुआ है और इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है। आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिला हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।